असद एनकाउंटर में सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी है कि पुलिस से बचने के लिए असद दिल्ली गया था, जहां किसी नेता ने असद को पनाह दी थी। तो आखिर वो सफेद पोश कौन है, इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि पहले भी सफेद पोश का नाम सामने आ चुका है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि आखिर कैसे असद 49 दिनों तक पुलिस को चकमा देता रहा। दिल्ली में राजनेता के संपर्क में था असद, ये पहली और बड़ी बात है। छिपने में सफेद पोश ने उसकी मदद की। असद का पूरा ख्याल रखा गया। कई दिनों तक सफेद पोश के साथ संपर्क में रहा असद। और असद फिर दिल्ली से महाराष्ट्र भी भागने की फिराक में था और पुणे में अबू सलेम के करीबी ने भी उसको पनाह दी थी। मतलब कि ये डॉन से लेकर नेता तक सब असद को बचाने की कोशिश में एड़ी चोटी का जोर लगा चुके थे। लेकिन योगी की पुलिस ने जब असद को दबोचा तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में उसके और उसके साथी गुलाम की मौत हो गई। लेकिन इस एनकाउंटर पर भी अब राजनीति होने लगी है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि कैसे सियासी दल इस एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और अपनी सियासत को चमका रहे हैं। प्रयागराज शूटआउट में हद पार करने वाला असद जब पुलिस की जद में आया और पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ तो सियासत भी बेतरतीब होने लगी। किसी ने इसे भाईचारे का एनकाउंटर बताया तो किसी ने संविधान का एनकाउंटर बता दिया और लगे योगी की जाबाज पुलिस पर सवाल उठाने। जिसने प्रयागराज को दहलाया, गवाह उमेश पाल की हत्या की, 2 सिपाहियों को शहीद किया, उस माफिया गैंग पर सबसे बड़े एक्शन पर सियासी टेंशन और रिएक्शन जारी है। शब्दों के सियासी मैदान में एनकाउंटर की बारी है और झांसी चैप्टर पर वार पलटवार की जिम्मेदारी है। पहले अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी सरकार में झूठे एनकाउंटर भाईचारे के खिलाफ है। मायावती ने कहा अतीक अहमद के बेटे की मुठभेड़ में हत्या हुई, घटना की सच्चाई के लिए एनकाउंटर की जांच हो। ओवैसी ने कहा एनकाउंटर से इंसाफ नहीं होता, कानून के दायरे में इंसाफ होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि एनकाउंटर जो सो कॉल्ड एनकाउंटर है वो नहीं होना चाहिए। यकीनन उमेश पाल हो, राजू पाल हो, हमारे को उनसे हमदर्दी है क्योंकि उनकी हत्या की गई उन लोगों की। हम कैसे उस हत्या करने वालों का साथ देंगे? मगर एक प्रोसेस है, कानून है, संविधान है, आप उसके सजा दिलाइए ना उनको। कौन रोक रहा है आपको? आप सजा दिलवाइए, उनको लाइफ दिलवाइए। आप जब आपके लिए वीडियो है, आप वीडियो में बता रहे हैं ना, तो वीडियो को क्यों इस्तेमाल नहीं करते आप? न्याय व्यवस्था को तो बनाने का हम काम कर रहे हैं। अगर उनको लगता था जो उनकी पैरवी कर रहे हैं तो 49 दिन उन पे 5 लाख का इनाम रखा था, आप समर्पण करा देते थे ना। और जब पुलिस उनके पास में पहुंच गई, पुलिस पे आक्रमण करेंगे तो पुलिस अपने बचाव में कुछ ना कुछ करेगी ना। और जब नहीं दिखाई दिया, जब उमेश पाल को सरेआम सड़क पर मारा गया, धूप के अंदर मारा गया, उजाले के अंदर मारा गया, संविधान की हत्या की गई, लोकतंत्र की हत्या की गई और ये दिखाने की कोशिश की गई उत्तर प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज नहीं है, 2 पुलिस वालों को आप मार देंगे। विपक्ष की सहानुभूति उस माफिया परिवार के लिए है जिस खानदान का बच्चा बच्चा अपराध में लिप्त है। लेकिन जब उमेश पाल के परिवार को इंसाफ मिला तो नेताओं को तकलीफ होने लगी और यूपी से दिल्ली तक विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। लेकिन बीजेपी ने भी एक एक कर सभी को जवाब दिया। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, उन्होंने विधानसभा में भी यही कहा था। तब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था हम माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे और बहुत जल्दी समयबद्ध ढंग से उस माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया गया है। तो इससे सिद्ध है कि उत्तर प्रदेश में कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे कहीं किसी भी तरीके से बचने का काम करे। देखिए ओवैसी जी क्या कह रहे हैं, ओवैसी के बारे में इतना ही कहना चाहेंगे, ओवैसी जी हमेशा फेक न्यूज देते हैं ताकि आप लोग भी सुनते रहो और लोग भी सुनते रहें। ओवैसी जी कोई नेता नहीं है, वो फेक न्यूज वाले। जो लोग इस चीज का विरोध करेंगे वो आम जनता से दूर चले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने जब सदन में कहा था
कि ऐसा करने वाले को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में मिलाने में मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं। और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो और लोग अपराधी को अपनी पार्टी का माने, ये जनता स्वीकार न करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी से जो इच्छा रखती है कि शून्य टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस क्राइम में होना चाहिए, योगी जी उसको कर रहा है। अतीक के आतंक के दी एंड से माफिया परिवार के साथ ही विपक्ष भी परेशान है और यूपी पुलिस के एक्शन पर मातम मना रहा है। जैसे मिट्टी में लेटा अतीक का अपराधी बेटा स्कूल जाने वाला बच्चा हो और मोहम्मद गुलाम शूटर नहीं बल्कि ओलंपिक का चैंपियन हो, जिसने हत्या नहीं बल्कि स्वर्ण पदक जीता हो। खैर, विपक्षी नेता असद और गुलाम के एनकाउंटर को गलत बता रहे हैं, तो सत्ता के सिंहासन पर विराजमान बीजेपी के नेता तारीफ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आखिर क्यों अखिलेश यादव और मायावती अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रखे हैं? तो अब आपको अतीक का पॉलिटिकल कनेक्शन बताते हैं, जिसके जरिए आपको उन सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बना। 1999 में प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गया। 2003 में मुलायम सरकार में समाजवादी पार्टी में उसकी वापसी हुई और 2012 में अपना दल से विधायकी लड़ा और हार गया। 2014 में एसपी के टिकट पर चुनाव हार गया और अतीक की पत्नी शाइस्ता फिलहाल बीएसपी नेता है। और मैनपुरी में एसपी सांसद डिंपल यादव ने असद के एनकाउंटर पर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपी में फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, यूपी में नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। फेक एनकाउंटर इसको बताया है। उन्होंने कहा कि यूपी में लगातार फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, नियम कानून को ताक पर रखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। यह कहना है मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव का। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा था कि भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और अब आप देखिए, डिंपल यादव ने भी सवाल खड़े किए एनकाउंटर पर और इसे फेक बताया। लगातार उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत देश चलता है और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। इधर बेटे असद के एनकाउंटर की खबर सुनते ही कोर्ट रूम में भीतर ही अतीक अहमद निढाल होकर कुर्सी पर बैठ गया, जबकि उसका भाई अशरफ उसके पास में परेशान सा खड़ा नजर आया। तो उमेश पाल मर्डर केस में माफिया अतीक अहमद और साथ ही उसका भाई अशरफ यूपी पुलिस कस्टडी में है। प्रयागराज पुलिस इस पूरे हत्याकांड मामले में दोनों से कई सवालों के जवाब ढूंढ रही है। उनमें प्रमुख ये सवाल है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने का असल मकसद क्या था। आपको दिखाएंगे पुलिस ने अतीक के सामने क्या क्या सवाल रखे और अतीक ने उन सवालों का किस तरीके से जवाब दिया होगा। लेकिन एक बड़ी जानकारी आपको सबसे पहले ये दे दें कि पूछताछ के दौरान अतीक भड़क गया था और पुलिस से बोला कि बेटा मार दिया गया, अब क्या पूछ रहे हो। और अतीक बोला कि बेटे को मारने वालों याद रखना। साथ ही ये भी कहा कि मेरा घर परिवार सब उजाड़ दिया, ये मेरे साथ सही नहीं हुआ है। उमेश पाल की हत्या की साजिश कहां रची? मुझे नहीं पता, पहले बताओ मेरे बेटे की मैयत कहां है? वो डेड बॉडी अभी झांसी में ही है, पोस्टमार्टम हो रहा है। असद को इलाहाबाद कब लाओगे? हमें नहीं पता, तुम बताओ हत्या की साजिश कहां रची थी? मैंने कोई साजिश नहीं रची। जेल में तुम्हारी मदद कौन कौन करता था? क्या मैं असद के जनाजे में शरीक हो सकता हूं? अपने वकील से पूछना, बताओ जेल में कौन कौन मदद करता था? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। बताना तो तुम्हें पड़ेगा। जेल में फोन कहां से मिलता था? मेरे बेटे को कितनी गोली मारी? जितना पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। अरे हमारे बेटे को मार दिए हो, उसने कुछ नहीं किया था। उमेश पाल को क्यों मरवाया? मेरे घर से असद की मैयत लेने कोई जा रहा है। बातों को मत उलझाओ, सीधा जवाब दो। तुम्हारे गैंग के पास हथियार कहां से मिलते थे? अशरफ कहां दूसरे कमरे में है, उससे बात करा दो मेरी। अभी अशरफ से भी बात कराएंगे, लेकिन पहले बताओ कि जेल में फोन कौन देता था और हथियार कहां से आते थे? जेल में कहीं फोन मिलता है? सब राजनीतिक साजिश है। मेरे बेटे को क्यों मारा?
बताना तो तुम्हें पड़ेगा, उमेश पाल की हत्या की साजिश क्यों और कहां रची, हथियार कहां से मिलते हैं, जेल में मदद कौन कौन पहुंचाता है। मेरे हाथ की 5 उंगलियों में एक उंगली कट गई, असद मर गया, सबका गुनहगार मैं हूं। तो असद के एनकाउंटर से जुड़ी कई खबरें आपने देखी होंगी और हम पूरे दिन आप तक एक एक अपडेट भी कल से पहुंचा रहे हैं। लेकिन असद कैसे गुनाहों के दलदल में फंसता गया और कैसे अपने अंजाम तक पहुंचा, ये जानने के लिए आपको माफिया फैमिली की कुंडली भी आज समझनी चाहिए। तो परिवार का मुखिया अतीक अहमद, जिस पर 100 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं और उम्र कैद की सजा भुगत रहा है, अतीक की पत्नी शाइस्ता जो फिलहाल फरार चल रही है और उस पर 4 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद उमर, अपहरण केस समेत 2 केस उस पर दर्ज हैं, फिलहाल वो लखनऊ की जेल में बंद है। दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद जो कि नैनी जेल में बंद है और बेटा मोहम्मद अहजम और बाल सुधार गृह में बताया जा रहा है कि वो भी बंद है। और मोहम्मद आपान भी बाल सुधार गृह में ही बंद है और तीसरे नंबर का बेटा असद का एनकाउंटर हो चुका है। यह है माफिया की फैमिली जिसमें घर से मुखिया से लेकर बच्चा बच्चा तक अपराध में लिप्त है। आपको पूरी रिपोर्ट देखनी चाहिए। एक माफिया जिसने न जाने कितने घरों के चिराग बुझाए, जिसने न जाने कितने मासूमों का खून बहाया। बेटे भी पिता की तरह अपराध के रास्ते पर निकल पड़े थे, लेकिन उमेश पाल के हत्यारोपी बेटे असद को एसटीएफ ने अंजाम तक पहुंचा दिया। अतीक के लिए खबर किसी हादसे से कम नहीं थी। अतीक को अब समझ आ चुका है कि असद ही नहीं खत्म हुआ, बल्कि उसका आतंक भी दफन हो गया है। एक हत्याकांड में बाहुबली माफिया अतीक अहमद का पूरा परिवार बिखरा हुआ है। माफिया की फैमिली की बात करें तो अतीक खुद के 5 बेटे हैं। पहला बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में, दूसरा बेटा अली प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है, तीसरा बेटा असद उमेश हत्याकांड में फरार चल रहा था, जिसका यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। तो सबसे छोटे बेटे अहजम और अबान बाल संरक्षण गृह में रखे गए हैं। वहीं पत्नी शाइस्ता फरार चल रही है। लेकिन माफिया अतीक अहमद की फैमिली का क्या हश्र हुआ उमेश पाल शूट आउट के बाद, ये जानना बेहद जरूरी है। माफिया अतीक अहमद जेल में था, साबरमती जेल से उसने इस हत्या की साजिश रची और हत्याकांड में शामिल हुआ। इसके साथ ही साथ अगर बात करें अशरफ की, तो अशरफ बरेली जेल में था, वहां से वो साजिश में शामिल रहा, तो दोनों वहां से साजिश में शामिल रहे। इसके साथ साथ अतीक अहमद का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर वो लखनऊ जेल में बंद है। इसके साथ साथ दूसरा बेटा अली अहमद नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। अगर उमर की बात करें तो उमर रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल को देवरिया जेल ले जाकर पिटवाने के आरोप में बंद है। और इसके साथ ही साथ अली पर एफआईआर जीशान ने कराई थी, क्योंकि अली पर आरोप है कि उसने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और अपने पिता से जो साबरमती जेल बंद है उससे जीशान की बात कराई थी। यह मुकदमा 31 दिसंबर 2021 को दर्ज हुआ था। तो इस तरह से इतने लोग अब तक जेलों में हैं परिवार के, जबकि असद को इनकाउंटर में एसटीएफ ने मार गिराया है। और शाइस्ता परवीन की अगर बात करें तो शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम है और उमेश पाल शूट आउट कांड में वो नामजद अभियुक्त है और वो भी फरार है। 2 नाबालिग बेटों की अगर अतीक की बात करें, एजम और अबान की, तो दोनों बाल सुधार गृह राजरूपपुर में रखे गए हैं और उन्हें भी परिवार से किसी सदस्य से मिलने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर अशरफ की पत्नी की बात करें जैनब फातिमा की, तो जैनब फातिमा की जो हालत है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब पुलिस ने उन्हें भी इस पूरे मामले में षड्यंत्र का आरोपी बना लिया है। तो कुल मिलाकर माफिया अतीक अहमद का, जिसका 40 साल तक यानी करीब 4 दशक तक एक छत्रराज था, आज माफिया फैमिली पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुकी है और माफिया के साम्राज्य का अंत हो चुका है। एक तरफ अतीक गैंग को गर्त में मिलाने का काम जारी है, खुद माफिया ब्रदर प्रयागराज पुलिस के शिकंजे में है, तो दूसरी तरफ अतीक की लेडी ब्रिगेड भी उसी की तरह से काम कर रही है। अतीक के लेडी गैंग में शामिल महिलाओं में उसकी बीवी शाइस्ता, बहन आयशा नूरी, अतीक का भाई अशरफ की बीवी जैनब फातिमा और भांजी उंजला भी शामिल है। लेकिन एक बात साफ है कि माफिया फैमिली का कोई भी किरदार अब उमेश पाल शूटआउट से बच नहीं पाएगा।
माफिया अतीक अहमद की फैमिली में न केवल पुरुष सदस्य बल्कि महिलाएं भी अपराध में पीछे नहीं हैं। इसीलिए शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, उन्हें लेडी डॉन के नाम से जाना जा रहा है। उमेश पाल शूट आउट केस में शाइस्ता परवीन का भी नाम आया और इस बात की जानकारी हुई। जो लोग पकड़े गए उन्होंने बताया कि तमाम बैठकों में शाइस्ता परवीन भी शामिल रहती थी और साजिश में वो पूरी तरह से शामिल थी। इसके साथ ही साथ शूटर्स को भगाने के लिए भी उसने पैसे दिए थे। अगर बात करें शाइस्ता परवीन के अलावा परिवार की दूसरी महिलाओं की, तो अशरफ की पत्नी ने 6 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन अब पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाया है और षड्यंत्र में शामिल माना है। और अगर बात आयशा नूरी करें जो कि अतीक अहमद की बहन है, तो उसके पति डॉक्टर अखलाक अहमद को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। लेकिन आयशा नूरी पर भी आरोप है कि आयशा नूरी ने अपने मेरठ स्थित घर में बमबाद गुड्डू मुस्लिम को पनाह दी और उसे भागने के लिए पैसे भी मुहैया कराए थे। तो आयशा नूरी भी इस मामले में आरोपी बना दी गई है। तो अब तक 3 महिलाएं ये आरोपी है। आयशा नूरी काकी की इन्हीं कार्रवाइयों का असर है कि माफिया फैमिली पूरी तरह से बिखरी हुई है। अतीक एंड कंपनी अब आखिरी सांसें ले रही है। अतीक गैंग से जुड़े हर शख्स पर पुलिस शिकंजा कस रही है। प्रयागराज पुलिस का दावा है कि जल्द ही माफिया फैमिली का हर किरदार सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अतीक और अशरफ से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पूछताछ के बाद फतेहपुर लेकर गई है पुलिस। हथियारों की पहचान कराई गई। कुछ दिन पहले बरामद किए गए थे हथियार और उसी सिलसिले में फतेहपुर लेकर गई है पुलिस। तो पूरा मुफ्ती थाने में कराई गई है पहचान। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जो भी हथियार बरामद किए गए थे अब उनकी पहचान की जा रही है। अतीक अशरफ से जुड़ी ये बड़ी खबर और ताजा अपडेट न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। पूछताछ का सिलसिला लगातार चल रहा है और इसके बाद फतेहपुर लेकर पुलिस पहुंची। हथियारों की पहचान वहां पर कराई गई। कुछ दिन पहले बरामद किए गए थे हथियार और जानकारी ये भी है कि पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है और पंजाब के बॉर्डर से ये पूरे हथियार सप्लाई हुआ करते थे, विदेशी हथियार। अब उनके एक एक करके पहचान हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 25 मिनट तक पूरा मुफ्ती थाने में रखे गए। बरामद हथियार की पहचान करवाकर वहां से टीम लेकर रवाना हुई है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है अतीक और अशरफ से। उन्होंने जहां हथियार छिपा रखे थे, पूछताछ के आधार पर हथियारों की पहचान भी करवाई गई है। और न सिर्फ प्रयागराज बल्कि कौशाम्बी और फतेहपुर कहां कहां उनका नेटवर्क है, उन तमाम नेटवर्क को खंगालने की कोशिश पुलिस की तरफ से पूछताछ के जरिए की जा रही है। और हमारे सहयोगी धाराजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धारा, क्या जानकारी, क्या अपडेट, अभी इस वक्त टीम कहां पहुंची है और अभी तक की पूछताछ में पूरा मुफ्ती थाने में क्या बड़ी बातें सामने आई हैं? हमें बता दें कि यूपी एसटीएफ की टीम जैसे ही माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को लेकर फतेहपुर की ओर रवाना होती, वैसे कौशाम्बी और प्रयागराज के बॉर्डर पर सटे पूरा मुफ्ती थाने में उसे 25 मिनट तक रखा जाता है। इस दौरान सोर्सेस के हवाले से खबर सामने आ रही है कि वहां पर से पुलिस के द्वारा कुछ वेपन्स बरामद किए गए हैं जो माफिया अतीक अहमद और अशरफ से उसकी पहचान कराई जाती है। हालांकि उसके बाद अब खबर यह भी निकल कर सामने आ रही है कि उसी से सटे तैया सरावा गाँव में भी पुलिस की एक टीम पहुंची है। माना जा रहा है कि अतीक अहमद का बेहद करीबी है। ऐसे में पुलिस की टीमें उसके निशानदेही पर ताबततोड़ इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस दौरान अतीक गैंग के द्वारा जो भी हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, उसके गैंग में जो लोग भी शामिल हैं, उन लोगों को पुलिस पकड़कर उनसे वो हथियार बरामद करने का प्रयास कर रही है। लेकिन लगातार पुलिस की टीमें इस पूरे मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से पूछताछ कर रही है। हालांकि उसे प्रयागराज वापस ले जाने की भी खबर है, लेकिन इस दौरान जो पूरा मुफ्ती पुलिस है, कौशाम्बी पुलिस की संयुक्त टीम बॉर्डर पर भी छापेमारी की खबर सामने आ रही है। तो दारा, क्या जो हथियार सप्लाई करने वाला पूरा नेक्सस है उसका खुलासा हो पाया अब तक? कि जिस तरह से अतीक अहमद के गैंग में हथियारों का कहीं न कहीं इस्तेमाल किया गया था, उसके गुर्गों के पास हथियार है। जब पुलिस रिमांड पर अतीक अहमद से पूछताछ की जाती है तब उसके निशानदेही पर उसके गुर्गों को डिटेन किया जा रहा है। और पुलिस की यह कोशिश है कि इस नेक्सस में जितने भी हथियार इस्तेमाल किए गए, इसमें से पाकिस्तान से जो हथियार आए हैं, कहीं न कहीं उसको पुलिस अब रिकवर करने की कोशिश कर रही है, उसे बरामद करने की कोशिश कर रही है। तो अभी पुलिस के जो सर्च ऑपरेशन है लगातार जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस को कहीं न कहीं बड़ी सफलता मिलेगी और कई ऐसे अहम सुराग भी अब तक मिल चुके हैं जिसके आधार पर पुलिस टीमें ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन चला रही है। और खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि अब तक 5 से 7 लोग संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से वेपन्स बरामद किए गए हैं। धारा, एक बात जल्दी से और बताइए कि कौशाम्बी की पूरा मुफ्ती में 25 मिनट तक थाने में इन दोनों को रखा गया, वहां पर पूछताछ हुई, हथियारों की पहचान करवाई गई।
आगे क्या, वहां से ये काफिला फतेहपुर के लिए गया है या पुलिस टीम वापस प्रयागराज लेकर जा रही है, क्या अपडेट है इसको लेकर? अमित, इस मामले में जो अंदर खाने की खबर निकलकर सामने आ रही कि जिस गाड़ी से माफिया अतीक अहमद उसके भाई अशरफ को पूरा मुफ्ती थाने लाया गया था, वहां से गाड़ी चेंज की गई है और मीडिया को गुमराह करने के लिए 3 गाड़ी कौशाम्बी की तरफ रवाना की गई, जबकि 4 गाड़ियां जो उसके साथ में थी उसको प्रयागराज की ओर पुनः रवाना की गई। तभी यह कुछ कहना जल्दबाजी होगा कि पुलिस इस पूरे ऑपरेशन को नजर बना रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हर तस्वीर, हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का हो गया। अब बने रहे हमारे साथ।